तो दोस्तों चलिए लेकर के आ गए हैं आपके लिए रैपिड सेट नंबर 15 यानी कि 15वां सेट। दोस्त ये रैपिड सेट जो है एएलपी और टेक्निशियन ग्रेड 3 के लिए चलता है। तो इस रैपिड सेट में ना दोस्त 20 काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन साइंस से डाले गए हैं, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक के देखिएगा। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके जो सीबीटी होने वाली है एग्जाम दोस्त, उसी को ध्यान में रखते हुए ये सेट चलाई जा रही है। तो काफी इंपोर्टेंट है, बिल्कुल मिस मत कीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं इस सेट का पहला क्वेश्चन। देखिएगा, देखिए पहला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि वे दोलन जिनका आयाम जो है समय के साथ घटता चला जाता है क्या कहलाता है। जी हाँ, आयाम समय के साथ घटता चला जाता है वो क्या कहलाता है, यही इसमें हमको ऑप्शन में पहचानना है। ठीक है, देख लीजिए ऑप्शन। दोस्त जो आयाम जो है समय के साथ घटता है उसको दोस्त हम जो कहते हैं ये फर्स्ट नंबर क्या अवमंदित दोलन कहते हैं, यानी कि डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। इस सेट में जितने भी क्वेश्चन डाले गए ना कहीं पूछा ही गया है। अब थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए कि जो आयाम समय के साथ घटता है उसको तो अवमंदित जो है दोलन कहते ही है। अवमंदित दोलन होता क्या है, देखिए ये भी क्या होता है ना दोस्त कि ये भी एक दोलन का ही प्रकार होता है। बता देते हैं आपको, जैसे कि मान लीजिए कि ये अपना क्या है कि आपका जो है ये पेंडुलम है। ठीक है, पेंडुलम इसमें क्या है कि ये भी एक क्या है कि दोलन का इसमें ही ये अवमंदित जो होता है क्या होता है कि प्रकार होता है। ये होता कब है ये जान लीजिए ये चीजें दोस्त, जब इसमें क्या होता है ना कि इसके वस्तुओं के बीच, इस दोलन के बीच में क्या होता है कि घर्षण होता है, या इसकी लंबाई क्या होता है खिंचाव हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है ना कि इसमें जो है आपका समय के साथ इसका आयाम जो है घट जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इसका लंबाई बढ़ेगा तो दोलन भी इसका क्या होगा कि जो है दोस्त क्या होगा कि घटता चला जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन दिखाते हैं, देख लीजिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि गाय में सबसे आम बीमारी जो होती है ये इसमें से कौन सा है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि गाय में सबसे आम बीमारी कौन सा होती है। पहला देख लीजिए, पहला नंबर आपको कहा जा रहा है कि क्या बोवाइन जो है, बोवाइन वायरल जो है आपका डायरिया। तो दोस्त बोवाइन डायरिया भी आम जो है गायों में होती है, तो ये भी होती है। दूसरा नंबर देख लीजिए, दूसरा नंबर कहता है ब्रुसेलियस। दोस्त ये भी क्या होता है कि गाय में जो है आम बीमारी होती है, ध्यान रखिए। तीसरा नंबर देख लीजिए, तीसरा नंबर आपको कहा जा रहा है कि खुरपक्का, खुरपक्का दे दिया है और मुंहपक्का दे दिया। दोस्त ये भी गाय में क्या होता है कि आम बीमारी ही होती है। मतलब अगर देखा जाए तो ये तीनों जो है ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि इनमें सही करेक्ट होगा। अब थोड़ा सा जान लीजिए ये चीजें कि गाय में जो है ये आपका दे दिया है कि बोवाइन जो है वायरल डायरिया। तो बोवाइन डायरिया तो जानते ही होंगे डायरिया क्या होता है, तो ये तो जान लीजिए। दूसरा नंबर देख लीजिए, दूसरा नंबर आपको क्या कहता है कि इसमें ब्रूलोसिस दे दिया है। ये होता क्या है दोस्त, जान लीजिए कि गाय में ये ब्रूलोसिस जो होता है एक तरह का फीवर होता है, बुखार होता है। ठीक है, तो ये भी जो है क्या होता है कि गाय में जो है आम तरह से होते रहते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहा जाता है कि एक वस्तु पानी पर तैर रही है। ठीक है, उस पानी में क्या कीजिए कि आप जो है नमक डाल दीजिए, उसकी डेंसिटी क्या होगी कि कम जाएगी, डेंसिटी बढ़ जाएगी, कमेगी नहीं, उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। तो पानी की सापेक्ष जो है क्या होती है कि वो किस दिशा में क्या होगा कि जो है गति करेगा, यही इसमें कहा जा रहा है। ठीक है, तो वस्तु पानी में तैर रही है, उसमें हम नमक डाल करके उसकी क्या किए कि डेंसिटी को बढ़ा दिए, तो वस्तु किधर जो है तैरेगी ये बताना है। ध्यान रखिए, पानी की डेंसिटी बढ़ गई है लेकिन उसमें जो वस्तु डाला हुआ है उसकी डेंसिटी कम गई है। तो डेंसिटी कमेगी तो वह नीचे की ओर नहीं तैरेगी। कोई भी वस्तु अगर डेंसिटी कम जाए, पानी का डेंसिटी बढ़ जाए तो वो ऊपर फ्लोट करने लगता है। तो क्या होगा कि वो ऊपर की ओर तैरना शुरू कर देगा। ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। पानी में नमक डालते ही पानी का डेंसिटी बढ़ जाएगा और वस्तु का डेंसिटी क्या होगा कि घट जाएगा। यही कारण होता है ना कि मृत सागर देखते हैं तो उसमें क्या होता है ना कि नमकीन ज्यादा है तो पानी का डेंसिटी क्या होता है कि वहां पे ज्यादा है, और उसमें जो आदमी जाते हैं वो पानी की डेंसिटी से उसकी डेंसिटी क्या होती है कम होती है, जिस वजह से उसमें तैरना क्या होता है आसान होता है। दूसरी नंबर बात जान लीजिए, जैसे कि बादल है, आकाश में फ्लोट करता है, तैरता रहता है बादल, वो भी क्या करता है उसकी डेंसिटी कम होती है, जिस वजह से क्या होती है कि आकाश में तैरते हैं। तो जो भी जिस वस्तु की डेंसिटी कम होगी वो ऊपर फ्लोट करेगा ही। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि हाइड्रोलिक प्रेस जो है वो किस सिद्धांत पे काम करती है। ये हाइड्रोलिक प्रेस कहिए या हाइड्रोलिक ब्रेक कहिए। ठीक है, ये किस सिद्धांत पे काम करता है तो जान लीजिए हाइड्रोलिक प्रेस या हाइड्रोलिक ब्रेक जो होती है दोस्तों वो पास्कल के नियम पे काम करती है। ध्यान रखिएगा, किसके नियम पे, पास्कल के नियम पे। ये आपका थर्ड नंबर ऑप्शन क्या होगा कि पास्कल के नियम पे क्या होता है कि वो काम करता है। इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये सवाल। चलिए अगला देख लीजिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है दोस्त, ये कहा जा रहा है कि निकट
और दूर की वस्तुओं को जब ध्यान केंद्रित करते हैं, मतलब ध्यान से जब देखते हैं, तो हमारे आंखों के लेंस में जो है किस तरह का बदलाव आता है, यही कहना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब भी किसी नजदीक की वस्तु को अगर हम देखते हैं तो क्या होती है कि अंदर जो है सिलियरी पेशियां होती है, वो क्या होती है ना कि सिकुड़ जाती है, जिसकी वजह से लेंस मोटा हो जाता है। और दूर की वस्तु को अगर देखते हैं तो क्या होता है कि ध्यान से अगर दूर की वस्तु को देखते हैं तो सिलियरी पेशियां जो होती है वो फैल जाती है, जिसकी वजह से लेंस आंख का क्या होता है कि पतला हो जाता है। ठीक है, तो ये मोटा और पतला हो करके ही दूर निकट की जो है क्या होती है कि वस्तु को हम देख पाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑप्शन जो होगा आपका हम बता देते हैं। हाँ, ये ऑप्शन आपका, ये 4th नंबर आपका ऑप्शन होगा कि लेंस जो होता है क्या होता है कि मोटा और पतला हो जाता है। ठीक है, निकट में क्या होगा कि मोटा हो जाएगा, दूर दृष्टि दूर के वस्तु को देखने में क्या होगा कि पतला हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि हमारे शरीर में सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन कौन सा होता है। जी, हमारे शरीर में सबसे तेजी एकदम फास्ट में कौन सा विटामिन बनता है, यही बताना है। ठीक है, जान लीजिए कि हमारे शरीर में सबसे तेज जो विटामिन बनता है, इनमें से ये 4th नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, विटामिन डी। विटामिन डी जो होता है दोस्त हमारे शरीर में सबसे सुपर फास्ट तरीके से बनता है। जान लीजिए क्यों बनता है, क्योंकि आप जानते हैं कि पैरावैंगनी किरणें जो आती है सन से, सूर्य से, वो उसे क्या करती है कि स्किन जो होती है उसे कैच करती है। स्किन कैच करके उसे क्या करती है कि विटामिन डी में जो है कन्वर्ट करता है। तो डायरेक्ट स्किन यानी त्वचा जो है सूर्य के प्रकाश जो पैरावैंगनी किरणें होती है उसे डायरेक्ट विटामिन डी में कन्वर्ट नहीं करती है। इसके अंदर में, त्वचा के अंदर में क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल होती है। तो सबसे पहले जो स्किन पे पैरावैंगनी किरणें आती है वो कोलेस्ट्रॉल जो है कैच करते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो है क्या करती है, उसको विटामिन डी में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो इसी वजह से क्या होता है कि अपने शरीर में सबसे ज्यादा जो बनती है विटामिन, वो कौन सा बनती है, विटामिन डी बनती है। जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु कहता है, किसी धातु को कहता है कि उपयोग में लोहे जंग युक्त बनाने के लिए क्या करते हैं, मतलब लोहा को जंग ना लगे इसके लिए हम किस प्रकार के लोहे का बनाते हैं, क्या मिला करके बनाते हैं। देखिए वैसे जो है लोहे में जंग ना लगने के लिए तो हम कई तरह के जो है अपना क्या करते हैं कि वो अपनाते हैं चीजें, जैसे कि उस पे नामिल का पेंट चढ़ा देना या जस्तीकरण कर देना। लेकिन उस लोहा को बनाते समय लोहा में हम क्या मिला देंगे कि वो जंग रोधी हो जाएगा, जंग नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसमें से हमको देखना है कि किसे मिला देना है। काफी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये सवाल, ध्यान रखिएगा। आपको बताते हैं दोस्त, इन सभी में से क्रोमियम को अगर लोहा में मिलाते हैं तो वो जंग रोधी हो जाता है, जंग नहीं लगता है क्रोमियम। ठीक है, तो क्रोमियम जंग नहीं लगने देता है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर कह देता है कि हाँ लोहा को जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं, तो ये शुद्धिकरण करते हैं, जिसको गैल्वेनाइजेशन करते हैं, जस्ता के परत को हम चढ़ा देते हैं उस पे, या उस पे एनामिल का पेंट चढ़ाते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर कहता है कि एक उपग्रह पृथ्वी के क्या करता है कि चारों ओर कक्षा में घूमता रहता है, तो वह किस कारण से घूमता है, ये इसमें बताना है आपको। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपको दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि ग्रह जो सूर्य के चारों ओर जो है वो किस कारण से घूमता है, और दूसरा ये क्वेश्चन पूछता है कि उपग्रह जो है ग्रह के चारों ओर किस वजह से घूमता है। ठीक है, दो तरीका से है। बहुत लोग इसमें क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, क्या करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण मार देते हैं। ये ध्यान रखिए, आपको हम बताते हैं कि उपग्रह अगर ग्रह के चारों ओर अगर घूम रहा है तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से घूमता है। ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड नंबर का ऑप्शन होगा। अगर ग्रह की बातें करता है कि सारे ग्रह जो सूर्य के चारों ओर किस वजह से घूमता है, तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों अप्लाई होता है। ध्यान रखिए, तब बी और सी दोनों मारते रहो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उपग्रह की बातें कर रहा है तो उपग्रह जो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होता है। जैसे आप साइकिल ले लीजिए, साइकिल लेकर के गोल गोल घूमिए, तो कौन सा आप पे फोर्स अप्लाई होते रहता है, सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होते रहता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये सवाल। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए। अगला कहता है कि पेंडुलम की अवधि, समय अवधि कहता है। तो ध्यान रखिए, पेंडुलम की समय अवधि कहता है कि किस तरह की होती है, ये बताना है। तो पेंडुलम की समय अवधि बताना है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें देखिएगा किस पर निर्भर करता है, ये चारों ऑप्शन में से। तो ध्यान रखिएगा, पेंडुलम की अवधि जो होता है वो आपकी उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। अगर पेंडुलम की लंबाई अगर बढ़ जाएगा तो ध्यान रखिएगा उसकी समय अवधि भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो लंबाई पे डिपेंड करता है पेंडुलम की, काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। ठीक है, जितना लंबाई होगा उसका उतना जो है वो दोलन की संख्या बढ़ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि
मेलबोर्नियन कहता है कि ग्रंथि कहां पाया जाता है। देखिए मोल्बियन जो है ग्रंथि जो होता है वो कहां पाया जाता है, ये ऑप्शन है। ऑप्शन इसमें से देख लीजिए, दे दिया है कान नाक आंख मुंह दे दिया है कि कहां पे पाया जाता है, त्वचा दे दिया है। तो मेलबोर्न जो है आपका पाया जाता है दोस्तों, ये आंखों में पाया जाता है। ठीक है, ये ग्रंथि कहां पाया जाता है, आंखों में पाया जाता है। इनमें से जो है आपका ये फोर्थ नंबर ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। आंखों में मेलबोर्न क्या होता है कि ग्रंथि पाया जाता है। अब ये ग्रंथि का काम क्या होता है ये भी जान लीजिए। मेलबोर्न ग्रंथि आंख में जो होती है दोस्त, वो क्या करती है, एक तरह से तेलीय पदार्थ जो है निकालने का काम करती है। अब तेलीय पदार्थ निकालता है आंख में, तो वो करता क्या है, तो आपने आंख से जो आंसू निकलता है उसको बाष्पीकृत होने से रोक देता है, या आंखों में जो द्रव बना हुआ रहता है उसको बाष्पीकृत होने से ये रोकता है। ठीक है, ये पलक के ऊपर और पलक के नीचे दोनों जगह पे पाया जाता है। मोल्बियन जो है ग्रंथि है सो। ठीक है, पलक के ऊपर अगर देखिए मतलब कहा जाए तो इसमें 30 से 40 की संख्या में मोल्बियन ग्रंथि पाई जाती है। पलक के नीचे अगर बात करें तो दोस्त 20 से 30 की संख्या में क्या होता है कि मोल्बियन ग्रंथि पाई जाती है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये कहा जाता है कि कृत्रिम वर्षा यानी आर्टिफिशियल रेन निम्नलिखित में से किसके उपयोग से किया जाता है। ठीक है, अगर आर्टिफिशियल रेन कराना है तो इसमें से हम किसका उपयोग करके जो है करा सकते हैं, ये बताया कृत्रिम वर्षा जो होती है। तो ध्यान रखिएगा सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है आर्टिफिशियल रेन को कराने में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये थर्ड नंबर आपका ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। आर्टिफिशियल रेन कराने में किसका, सिल्वर आयोडाइड का। होता क्या है इसमें ध्यान दीजिए, सिल्वर आयोडाइड का जो छोटे छोटे ऊपर बहुत कम मात्रा में बादल होते हैं उस पे जाकर इसको क्या किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड को छीटा जाता है। ठीक है, कैसे छिटते हैं, तो या तो एरोप्लेन से जाकर के या जेट से जाकर के या रॉकेट के माध्यम से ऊपर जाकर के इसको छीटा जाता है। तो इसको क्या कहते हैं कि क्लाउड सीडिंग भी कहते हैं, क्योंकि बादल पे जाकर के छिटता है तो क्लाउड सीडिंग हो गया, बादल बनाने का काम करता है, ये क्लाउड सीडिंग होता है। फिर बड़े बादल का निर्माण होता है वहां पे, फिर संघनित होता है, फिर वो बादल बरसना शुरू करता है। ठीक है, तो ये काफी कॉस्टली होता है, लेकिन जो है अब कई देशों में जो है ऐसा किया भी जाने लगा है जहां पे क्या होता है कि बारिशें नहीं होती है। ठीक है, तो क्लाउड सीडिंग भी होने लगा है अब, तो थोड़ा महंगा होता है, लेकिन अब जो है लगभग लोग जो है करने लगे ना। तो पहले क्या था कि बैन किया गया था गवर्नमेंट के तरफ से, ठीक है, कि क्लाउड सीडिंग नहीं करना है, लेकिन अब देखते हुए जरूरत को देखते हुए अलाउड कर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि एक आदमी है जो यह नहीं जानता है कि कब तक हमें खाना मतलब खा रहे हैं या कब तक खाना बंद करना है, वह किस बीमारी से ग्रसित है। मतलब समझ लीजिए क्वेश्चन को कि कोई आदमी है खाते जा रहा है, उसे यह भी पता नहीं है कि हम कब खाना बंद करें। ठीक है, तो बहुत ऐसे आप जो है समूह में जाते होंगे या देखते होंगे बहुत जगह, है ना, ओकेजन में जाते होंगे, तो ऐसे आदमी एक ना एक आपको मिल जाता होगा जो क्या होता होगा कि पूरा खाने पर भीड़ जाता होगा और बिल्कुल खाते रहता है, सारे के सारे लोग चले जाते हैं फिर भी बैठ करके वो खाते रहता है, उसकी इच्छा पूरा नहीं होती है। तो वो किस बीमारी से, वो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं 100 में 1-2 लोग मिल ही जाते हैं ऐसे। तो जान लीजिए वो लोग जो होते हैं वो बुलिमिया से क्या होते हैं कि ग्रसित होते हैं। बुलिमिया से क्या होता है कि एक तरह की बीमारी होती है ये, जो वो खाते जाता है उसकी इच्छा जो है बिल्कुल पूरा नहीं होते, जहां भी खाना देखते हैं वहां पे क्या होते हैं कि टूट जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि अधिक खाना भी शरीर के लिए क्या होता है कि नुकसानदायक होता है। तो कभी कभी ये जो है शरीर के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक हो जाता है, काफी जो है क्रिटिकल स्थिति में इसको पहुंच जाते हैं लोग। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये फर्स्ट नंबर आपका ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। अगला देख लीजिए। अगला नंबर कहा जा रहा है कि मनुष्य गायों की तरह घास को क्या कर सकता है कि नहीं पचा सकता है। क्यों नहीं पचा सकता है भाई, घास तो पशु लोग खा ही लेते हैं, पशु लोग जो है वो खा करके पचा देते हैं, तो आखिर इंसान क्यों नहीं कर सकते हैं। जबकि साग सब्जी तो खा करके पचा ही देते हैं ना, तो फिर घास क्यों नहीं। जान लीजिए ये चीजें आपको बता देते हैं कि साग सब्जी जो हम लोग खाते हैं तो उसमें क्या होता है कि सेल्यूलोज नहीं पाया जाता है, जबकि घास जो होते हैं, जो जानवर लोग घास खाते हैं मोटे तौर पे होते हैं घास, उसमें जो है सेल्यूलोज होते हैं। तो सेल्यूलोज को पचाने के लिए अपने अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है पाचन में जो उसको डाइजेस्ट कर सके। ठीक है, जबकि क्या होता है कि गाय भैंस जैसे जानवर होते हैं तो उस घास में सेल्यूलोज को पचाने के लिए उनके अंदर क्या होता है कि एक विशेष प्रकार का जीवाणु होता है जो उसे पचा लेता है, लेकिन हम नहीं पचा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें होता है, ध्यान रखिएगा सेल्यूलोज की वजह से। ये आपका ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, सेल्यूलोज उसमें मौजूद होता है, सेल्यूलोज को हम नहीं पचा सकते हैं। अगला देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि वायुमंडल में पैरावैगनिक किरणें किसके द्वारा देखी जा सकती है। ठीक है, देख लीजिए ऑप्शन इसमें दे दिया है सारा, लेकिन ध्यान रखिए कि पैरावैगनिक किरणें की बात कर रहा है तो
पैराबैंगनी मतलब अल्ट्रावायलेट रे। अल्ट्रावायलेट रे जो होता है वो दृश्य जो आपका प्रकाश होता है, विजुअल रे जो होता है या विजुअल लाइट कहिए, उससे इसकी जो है क्या होती है ना, पराबैंगनी की तरंग दैर्ध्य जो होती है वो कम होती है। हम दृश्य प्रकाश को देख लेते हैं, ध्यान रखिएगा, जो खिलौने उलौनों में लाइट लगी होती है जिसे हम देखते हैं, तो उससे इसकी तरंग दैर्ध्य कम होती है। तो ध्यान रखिए, इस वजह से क्या होता है कि हम इसे नहीं देख सकते हैं। तो इसमें से हम किसी में भी नहीं देख सकते हैं। ये आपका क्या होगा कि फोर्थ नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट होगा कि पैराबैंगनी किरणों को हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, किसी भी में नहीं देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति मानव शरीर के अंदर जो है जमने से, ब्लड को मतलब क्लॉटिंग होने से, ब्लड को जमने से रोकती है। ठीक है, देख लीजिए इसमें ऑप्शन। देखिए जैसे कि मान लेते हैं कि आपको कहीं कट फट गया तो ब्लड निकलते हैं, ब्लड निकलने के बाद क्या होता है, थोड़ी देर के बाद ब्लड का थक्का बन जाता है। तो अपने शरीर में ब्लड भी तो दौड़ रहा है ना, तो उसको भी तो थक्का बन जाना चाहिए। लेकिन ब्लड के अंदर थक्का ब्लड क्लॉटिंग से उसे बचा करके रखता है। कौन बचाता है? कौन है जो अपने शरीर में ब्लड को क्लॉटिंग नहीं होने देता है, ब्लड को जमने नहीं देता है? ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आपको हम बताते हैं कि इसमें से दोस्त ये थर्ड नंबर आपका जो है करेक्ट होगा, हेपारिन। हेपारिन क्या होता है कि अपने शरीर के अंदर मौजूद होता है, जो क्या करता है कि ब्लड को क्लॉटिंग नहीं होने देता है। अब जान लीजिए कि हेपारिन जो होता है शरीर में डायरेक्ट रूप से भाग नहीं लेता है ब्लड क्लॉटिंग को रोकने में। ये क्या करता है कि यकृत से स्रावित होता है। हेपारिन कहां से स्रावित होता है? यकृत से स्रावित होता है। और क्या करता है ना कि हेपारिन जो है अपने अंदर, आपको क्या होता है कि थ्रोम्बिन जानते होइएगा, जो ब्लड को क्लॉटिंग में जमने में मदद करता है विटामिन के की मदद से। तो वो क्या होता है कि एंटीथ्रोबिन होता है, एंटीथ्रोबिन 3 होता है। ठीक है, तो एंटीथ्रोबिन 3 होता है। तो ये हेपारिन क्या करता है ना कि एंटीथ्रोबिन 3 को जाकर के एक्टिवेट कर देता है कि ब्लड को रोकना है, जाकर के उठो। फिर क्या करता है कि ये जो है एंटीथ्रोबिन 3 जो है जाकर के दौड़ता है और ब्लड को, जहां पे क्लोटिंग होने वाला रहता है, उसको ब्लड क्लोटिंग को रोकता है। ब्लड क्लोटिंग नहीं होने देता, जमने नहीं देता है। तो हर बार जो है ये यकृत से रिलीज होते रहता है और एंटीथ्रोबिन को एक्टिव करते रहता है ताकि ब्लड क्लोटिंग ना हो और जमे नहीं। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज को। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन कहता है कि गोल्डन चावल जो होता है, ठीक है, गोल्डन चावल यानी गोल्डन राइस जो होता है, वो निम्नलिखित में से किसका अच्छा स्रोत है ये बताना है। मतलब बहुत बहुत अच्छा समृद्ध स्रोत होता है। ध्यान रखिए, इसमें से दे दिया है तो विटामिन ए बी सी डी दे दिया है, के दे दिया है, तो इसमें से किसका अच्छा स्रोत है ये गोल्डन चावल? तो ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं कि ये गोल्डन चावल जो होता है ये विटामिन ए का जो है बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। ठीक है, विटामिन ए का अच्छा स्रोत माना जाता है। अब जान लीजिए ये चीजें कि ये गोल्डन चावल जो होता है विटामिन ए का तो अच्छा स्रोत है, प्लस चावल में जान लीजिए कि बीटा कैरोटीन भी पाया जाता है विटामिन ए की वजह से। ठीक है, इसको जो है दोस्त खास करके ये चावल जो है गोल्डन चावल, उसको विटामिन ए के लिए ही बनाया गया था ताकि यह विटामिन ए को जो है पूर्ति कर सके। ठीक है, कहां पे बनाया गया था ये जान लीजिए, स्वीडन में बनाया गया था। ये स्वीडन में क्या है कि आपका स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, वहीं पे क्या किया गया था कि इस गोल्डन चावल का जो है विकसित किया गया था वहीं पे। ठीक है, खास करके विटामिन ए की पूर्ति के लिए जान लीजिए। तो काफी इंपॉर्टेंट है, विटामिन ए का समृद्ध है ये गोल्डन चावल जो है। सो चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस धातु को भविष्य का धातु कहा जाता है? जी हाँ, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछे भी जाते हैं ये क्वेश्चन। तो भविष्य का धातु यानी कि मेटल ऑफ द फ्यूचर, ठीक है, यानी फ्यूचर का मेटल जो है किसे कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, ये फोर्थ नंबर आपका होगा टाइटेनियम। टाइटेनियम को दोस्त जो है फ्यूचर का जो है मेटल कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है ये जान लीजिए दोस्त, क्योंकि यह जंगरोधी होता है, जंग नहीं लगता है बहुत, जैसे कि लोहा हो गया, स्टील हो गया, तांबा हो गया, इस सब के मुकाबले अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा उपयोगी है ये। अब फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में लगभग जो है आपका इसी का जो है इस्तेमाल होने वाला है। इसलिए जो दोस्त क्या कहा जा रहा है इसे कि फ्यूचर का जो है मेटल कहा जाता है, भविष्य का मेटल कहा जाता है। दूसरा नाम जान लीजिए कि इसे आशा का भी धातु कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में आ जाएगा कि आशा की धातु किसे कहते हैं, तो इसी प्लाटिनम को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो पूछ देगा कभी कभी, अभी तक तो ये पूछा ही गया है कि भविष्य का धातु किसे कहते हैं, लेकिन इसको नोट कर लीजिएगा कि आशा का धातु किसे कहते हैं, प्लाटिनम को ही कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि एनएसी की NaCO मतलब नैको संगठन जो होता है वो किसके लिए चलाई गई है? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए नैको संगठन जो है दोस्त, ये आपका थर्ड नंबर एड्स के लिए चलाई गई है। ठीक है, नैको का फुल फॉर्म पहले जान लीजिए कि होता क्या है दोस्त। नेशनल एड्स जो है कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, नेशनल एड्स
कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोल मतलब उसको नियंत्रित करना। तो जो एड्स बीमारी फैल रखी है दोस्त, उसको क्या किया जाए कि कंट्रोल किया जाए, इसके लिए एक संगठन बनी थी जिसका नाम नेको दिया गया था। ठीक है, ये संगठन जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है दोस्त, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जो है चलाई जाती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, नेको पूछे जाते हैं और पूछे जा भी सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि कपड़ों पर मान लीजिए कि जंग लग जाए, जंग या कहिए कि दाग लग जाए, तो उसको छुड़ाने के लिए इसमें से हम किसका यूज करेंगे। ठीक है, जिससे क्या हो कि दाग धब्बे जो है आसानी से छूट जाए। तो ध्यान रखिएगा, आपको बताते हैं दोस्त, ये थर्ड नंबर जानते ही होइएगा, ऑक्जेलिक एसिड का। ऑक्जेलिक एसिड का स्रोत क्या होता है, टमाटर में पाया जाता है ना ऑक्जेलिक एसिड। कभी कभी पूछ देता है ये चीजें कि टमाटर में कौन सा जो है एसिड पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भूलना नहीं है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं। यह है आपका रैपिड सेट का लास्ट क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन था इसमें, तो इसका लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा क्या कहा जा रहा है दोस्त। ये चीजें कहा जा रहा है कि मेघनाथ साहा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जो है योगदान के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, मेघनाथ साहा जो है सो, तो ध्यान रखिएगा, आपको बताते हैं कि मेघनाथ साहा जो है ये फिजिक्स के क्षेत्र में जाने जाते हैं। ठीक है, ये फिजिक्स का क्षेत्र आपका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्त ये था अपना 20 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो रैपिड सेट में आपके लिए डाला गया था, जो आपका एग्जाम सीबीटी होने वाली है, एलपी टेक्नीशियन ग्रेड 3 दोनों के लिए, उन सभी के लिए है दोस्त। ठीक है, तो दोस्त अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि दोस्त हम यहाँ पे सिर्फ स्पेशल जो है साइंस का ही प्रिपरेशन कराते हैं, तो काफी महत्वपूर्ण वीडियो यहाँ पे आती रहती है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी आती रहती है इसमें, तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, फटाफट जो है चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और अगर टेस्ट देना चाहते हैं तो दोस्त इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा ERCB सर के नाम से प्ले स्टोर से। इसी पे क्या होता है कि आपका एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए दोस्त टेस्ट होती है, जिसका स्कोर कार्ड हम आपको इसी चैनल पे दिखाते हैं। आज भी क्या है कि आपका टेस्ट एक्टिव है, 70 नंबर टेस्ट। ठीक है, तो इसको डाउनलोड कर लीजिए। टेस्ट कहां से देना है, नहीं देना है, इसको एप्लीकेशन को खोलिएगा, पता लग जाएगा। नहीं पता लगेगा तो ये नंबर दिया हुआ, इस नंबर पे क्या कीजिएगा कि कॉल या मैसेज कर लीजिएगा, आपको बता देंगे कि कहां से टेस्ट देना है। ठीक है, चलिए अब क्या कीजिए कि हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे आपका टेस्ट और स्कोर कार्ड के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।